जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन प्रथमा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी यानी भूगोल। अभी तक इस चैनल पे आप लोगों ने इतिहास पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ा। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट होने जा रहा है ज्योग्राफी का मैं बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाऊँगा। एक एक चैप्टर करके पूरा क्लियर करा दूंगा। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जितने चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वो सारे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, समीक्षा अधिकारी, अधीनस्थ सेवा चयन अधिकारी, इन सारे से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। और ये वो चैप्टर हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आप प्रीवियस ईयर यानी जब हम कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़े हैं वो सारी पढ़ाई किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उसी चीज़ को दोबारा पढ़ें तो उसी हिसाब से पढ़ें, नहीं। अब हमको जो पढ़ाई करना वो हार्ड स्टडी की जगह हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस क्या होता है दोस्तों? पहले जो हम लोग पढ़ते थे क्या करते थे? 8 का इम्तिहान दिया, रट्टा मार के पास हो गए, भूल गए। अब हम 9 में गए, 9 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको हमेशा याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का तरीका अलग होता है, हार्ड स्टडी का तरीका अलग होता है। हार्ड स्टडी में आप 4 साल तैयारी करते रहिए, वो हार्ड स्टडी है। उसी 4 साल को आप 1 साल में स्टडी करके आप तैयारी कर लीजिए, वो स्मार्ट स्टडी है। जैसे ग्लोब के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, ग्लोब अगर आप इस तरीके से पढ़ लीजिए ना कि जैसे हर एग्जाम में आता ही आता है, ग्लोब से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको ऐसे पढ़ लीजिए जिसे दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, नोट बना लिए अच्छे से। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो बार बार ना करना पड़े, एक बार में करके आप उसको अपना कंठस्थ कर लीजिए ताकि वो फंडा क्लियर कर लीजिए, दोबारा इसको ना पढ़ना पड़े। तो लेकिन जो पहले पढ़े हैं उसमें आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी कैसे करना पड़ेगा? पहले करना पड़ता था, याद करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। अब आपको ऐसे पढ़ाएंगे हम कि याद हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब। ज्योग्राफी यानी भूगोल का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भूगोल में हम चलेंगे ग्लोब में। ग्लोब क्या है? सबसे पहली बात, ग्लोब क्या है? दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, पेन और कॉपी जब भी कभी यूट्यूब चैनल पर आप देखते रहिए, जब भी कभी ऑनलाइन क्लासेस करिएगा तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जिससे जहाँ पे आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप उसको तुरंत नोट कर लिया करिए। पॉज करके, स्टॉप करके उसको नोट करके आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए, अब बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब है क्या? ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है, सैंपल। सपोजेट मैंने कहा यार मुझे एक सामान चाहिए, आपने कहा सर उसका पहले सैंपल देख लीजिए फिर हमें बताइए कितना पीस चाहिए, आप ले लीजिएगा। तो वही ये भी है। क्या है ये? पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसका प्रयोग हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए करते हैं। भाई ये हमने ग्लोब बनाया, अब इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी इसके अध्ययन के लिए हम क्या करेंगे? ग्लोब का निर्माण कर दिए। तो ग्लोब का जो निर्माता है, अब आप यहां पे पहले ग्लोब लिख लीजिएगा। ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बैहम। वर्ष 1492 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले ग्लोब का निर्माण किया। वर्ष 1492 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और ये जर्मनी के थे। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो कौन है? मार्टिन बैहम। कब बनाया था? 1492 में। अगर इसको नहीं भी याद रख रहे, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ऑटोमेटिक इनको याद हो जाएगा। जब मार्टिन बैहम का नाम याद रखेंगे तो आपको 1492 ऑलरेडी याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात चलते हैं। अब ग्लोब ये क्या है? पृथ्वी के काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए करते हैं। ठीक है, जब कभी क्वेश्चन ये पूछे पृथ्वी पर कितने प्रकार की या ग्लोब पर कितने प्रकार की रेखाएं खींची गई है, तो क्या बताएंगे? पृथ्वी पर प्रकार की बात करेगा तो 2 प्रकार। कौन कौन से हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अगर प्रकार की बात करेगा तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखा की। इसी अक्षांश रेखा को हम लेटिट्यूड बोलते हैं। लेटिट्यूड आपको याद होगा, जब हम कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे तो अक्षांश रेखा की परिभाषा हम कैसे देते थे कि पड़ी हुई रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, खड़ी रेखा को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड। लेटिट्यूड लेटा हुआ,
है ना, ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि पड़ी हुई रेखा को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। लेकिन अब नहीं, अब स्मार्ट तरीका देखिए क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारा पृथ्वी है, इसके उत्तर में क्या है, नॉर्थ पोल। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव। ये क्या है, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी दिशा यानी पूर्वी दिशा। ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी यानी वेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब कभी सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखा को, याद रखिएगा, कल्पना किया गया है, काल्पनिक है। मैं ये बात में बार बार बता रहा हूं कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। आइए हम एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। दोस्तों मेरे साथ आप भी बनाते जाइएगा। ये हमारा क्या है, अक्षांश रेखा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अक्षांश रेखा है ये हमारे पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांट रही है। जैसे कोई चीज आए हमको यहां से बांट दे तो हम कहेंगे ना, ये चीज हमको ऊपर और नीचे दो भागों में बांट रही है। तो देखिए ना, पृथ्वी को भी ये क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। कैसे बांट रही है, उत्तर और दक्षिण में। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जरा सी मिस्टेक में आपका एक क्वेश्चन चला जाएगा, पता चला जब मेरिट बनता है तो आप -1/2 से आप नीचे चले जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी ये क्या है, जीरो। अब इसका नाम देखिए, ये क्या है, पहले अंश में देखिएगा। ये है 0 अंश अक्षांश रेखा। 0 अंश अक्षांश रेखा। इसी 0 अंश अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी पृथ्वी के मध्य, भूमध्य यानी पृथ्वी के मध्य। तो यहां पे इसको हम नोट कर दे रहे हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा दोस्तों, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो याद रखिएगा, इसके 3 नाम पड़ जा रहे हैं, विषुवत रेखा। अब समझ में आ गया। यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोल रहे हैं, 0 अंश अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले के जो आज से लगभग 5-6 साल पहले एग्जाम होते थे, उसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन नहीं आता था कि भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाले कौन कौन से देश हैं या किस किस देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। लेकिन दोस्तों अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ये भूमध्य रेखा कुछ देशों से होकर गुजरती है, उसके नाम नोट कर लीजिए आप लोग, आसान रहेगा। क्योंकि जब 1-2 रेखा 3 रेखाओं के नाम याद कर लेंगे तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मेरी गारंटी, कभी ग्लोब से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरे साथ आप भी नोट कर लीजिए जरा सा, उन देशों के नाम लिखिएगा। पहला कोलंबिया, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव, गैबन, केन्या, नौरू एक देश है, नौरू, किरिबाती, बाकी यहां लिख दे रहे हैं हमें, किरिबाती, युगांडा, कांगो, बोर्नियो। दोस्तों याद रखिएगा, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव, गैबन, केन्या, नौरू, किरिबाती, युगांडा, कांगो, बोर्नियो।
इतने देशों का नाम याद रखिए, गारंटी है कि भूमध्य रेखा से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आपसे बच के जा नहीं सकता, आप निशान लगा देंगे, वो चीज आपका क्लियर रहेगा। अब याद रखिएगा दोस्तों, ये अक्षांश रेखा यानी कौन सी अक्षांश रेखा थी? 0 अंश अक्षांश रेखा। इसी को मैंने बोला भूमध्य रेखा, इसी को बोला मैंने विषुवत रेखा। अब याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कौन सी ऐसी रेखा है जो देशांतर रेखा के बराबर है? देशांतर रेखा कौन सी है? ये वाली जो देशांतर जो खड़ी रेखा है उसके बराबर कौन सी है? वो भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी है? तो अभी जब सारे अक्षांश रेखा खींचेंगे उसमें सबसे बड़ी ये रेखा हो जाएगी, ये याद रखिएगा, आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। आइए बात करते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक रेखा यहां हम खींच दे रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बाकी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये है कर्क रेखा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी पर हमारा भारत, इसी रेखा पर हमारा भारत स्थित है, यानी हमारा देश, और हमारे देश के 8 राज्य हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है ना, ये ईस्ट है। अब ध्यान दिएगा, इसकी परिभाषा क्या है? कर्क रेखा की परिभाषा है 23.5 अंश, ये 0 अंश अक्षांश है, ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोल रहे हैं? कर्क रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हमने क्या कहा? कर्क रेखा। अब इसका नाम देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इसका नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, कर्क रेखा। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कर्क रेखा पर जितने देश है उसको तो याद करना अनिवार्य है। मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लेता है, और एशिया यानी हमारे देश के जो सटे हुए देश हैं उनका नाम जरूर पूछ लेता है। इनमें कौन सा देश है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कौन सा ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? उन देशों के नाम जरा नोट करिएगा आप लोग। पहला अपना देश भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको, चीन, जापान, मारितानिया। भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको, चीन, जापान, मारितानिया, वियतनाम, अरब मतलब सऊदी अरब नहीं, यूएई, माली, मिस्र, अल्जीरिया, हो गया, नाइजर, हांगकांग, म्यांमार, ताइवान, सऊदी अरब, लीबिया के बाद आ जाएगा आपका ओमान का नाम नोट कर लीजिएगा। ओमान के बारे में कई बार पूछा गया है। और उसके बाद तो पाकिस्तान। दोस्तों ये वाला तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा क्यों इंपॉर्टेंट भाई? क्योंकि कर्क रेखा से हमारे भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और हमारे भारत के 8 राज्य मतलब एशिया के मैक्सिमम देश इसी पर हैं। ध्यान दिएगा, भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको, चीन, जापान, मारितानिया, वियतनाम, अरब, माली, मिस्र, अल्जीरिया, नाइजर, हांगकांग, म्यांमार, ताइवान, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान और पाकिस्तान, ये सारे इससे होकर गुजरते हैं। किससे? हमारे देश से, मतलब हमारे ये सारे देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य हैं। उन राज्यों के नाम जरा नोट कर लीजिएगा। उनके नाम हैं गुजरात, आप लोग नोट करते जाइए बच्चों, दोस्तों नोट करते जाइएगा। गुजरात, राजस्थान,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो कई बार पूछा गया, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता रहता है कि भारत के कौन ऐसे राज्य हैं जो इससे होकर नहीं गुजरते हैं, या कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो याद रखिए कि 8 राज्य होंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हमारे क्या हैं, इससे होकर क्या कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं मकर रेखा की। बात है मकर रेखा। अच्छा, इसकी इंग्लिश वर्ड का अगर आपको ध्यान देना है तो इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लेटीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न ऑफ कैंसर। ठीक है ना, ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। अब मकर रेखा की परिभाषा क्या है। मकर रेखा यानी मैंने ये बताया कि जब ऊपर में रुको जरा, रेखा, मकर रेखा की परिभाषा क्या है, यानी कि मैंने कर्क रेखा में क्या बताया, 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा का क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। जस्ट उसका अपोजिट 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मकर रेखा। इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 23.5। दोस्तों ये नाम नोट कर लीजिएगा, जितने देश का नाम याद करा रहे हैं वो भी नोट करते जाइएगा आप लोग। ग्लोब देखा जाए तो इतना बड़ा सा टॉपिक है, देखा जाए तो इतना बड़ा टॉपिक है, मेरी बात समझिएगा। देखेंगे तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन पूरे को नहीं पढ़ना, हमें पीएचडी नहीं करना, याद रखिएगा, पीएचडी नहीं करना है हमें, सिर्फ इतना पढ़ना जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब लगेंगे उसी में डीपली पढ़ने तो पता चला सारे सब्जेक्ट आप भूल जाएंगे, नहीं, हमें सिर्फ सफलता, यानी हमारा टारगेट है अचीवमेंट, हमारा टारगेट है मेन हमारा एग्जाम क्वालिफाई करना। हमें उसमें पीएचडी करके विधिवेत्ता नहीं बनना है। अगर विधिवेत्ता बनना है तो जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करके जाके बन जाइए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा पहले मेरी बात। ये हो गया हमारा मकर रेखा। यहां पे है 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको हम क्या बोले, मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। अब मकर रेखा में कुछ ऐसे देश हैं, उनका नाम नोट कर लीजिएगा। मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जहां पर सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है, चिली, पोलिनेशिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, पराग्वे। दोस्तों ये कुछ देशों के नाम है, इन देशों के नाम नोट कर लीजिएगा। अगर कभी ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है, तो इसमें एक देश रहेगा, बाकी सब नहीं रहेगा, या 3 देश इसमें दे देगा, एक देश नहीं रहेगा, तो उसमें आप नोट कर लीजिएगा। एक बार याद करेंगे, आपको हमेशा जब भी एग्जाम देंगे तो आपको हेजिटेशन नहीं रहेगा कि यार ग्लोब से आएगा तो मैं क्या करूं, क्योंकि आपको सारा याद ही है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये याद कर लीजिए दोस्त। अब देखिए ये मेन 3 रेखाएं हैं, मगर कुछ 2 रेखाओं के बारे में और जान लीजिए, मगर उसके बारे में पूछता वैसा नहीं जल्दी, लेकिन जानते रहिएगा। 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा बोलते हैं। 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। वहीं 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन करता है वो किससे करता है, अंटार्कटिक रेखा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन करता है वो करता है हमारा
कर्क रेखा से, उसके बाद देशांतर रेखा से। देशांतर रेखा कौन सा आएगा मैं बताता हूं उसके बारे में, पहले ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये आता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, 0 अंश अक्षांश रेखा के उत्तर में, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 90। यानी इसके उत्तर में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 अक्षांश रेखा। इसके दक्षिण में कितने आ जाएंगे, 90 अक्षांश रेखा। बना देते हैं थोड़ा सा, समझ लीजिएगा कैसे। देखिए ये है हमारा अक्षांश रेखा, सारे अक्षांश रेखाएं हैं ये, समझते जाइए आप। क्या है ये, अक्षांश रेखा। ये क्या है, अक्षांश रेखा है। यानी मैंने ये कहा कि भूमध्य रेखा यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखा। देख लीजिए इसको, मेरे साथ बनाते जाइए आप लोग भी, बाद में बनाना पड़ेगा। और एक बार जब बना लेंगे तो आप खुद ब खुद अपने आप बनाइएगा इसको। फिर जब एक बार बना अपने हाथों से बना लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने कहा था ना, याद करना नहीं पड़ेगा, याद होगा और वो होकर ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। दोस्तों मैं एक बात बोलूं आपको, जब कभी ऐसे आएगा भूमध्य कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 180। आप सीधा सोचोगे कि सर ने बोला था ना कि 90 90 180, नहीं, मैंने ये कहा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा भी तो एक अक्षांश रेखा है। मैंने कहा कि मेरे आगे 2 टीचर, मेरे आगे 2 लोग, मेरे पीछे 2 लोग, तो लोगों की संख्या कितनी है। रीजनिंग देखिए, तर्क देखिए क्या हो जा रहा है। 5 लोग, वहां 4 लोग या 2 लोग, 4 लोग मत निशान लगाइएगा। तो सेम उसी तरीके से अगर जब भी पूछेगा अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो 181। अगर 181 ऑप्शन में नहीं है, 180 है, 178 है, 175 है, तो क्या निशान लगाएंगे, 180। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर ना हमारे नॉलेज को नहीं चेक करता, हमारे एप्टीट्यूड को चेक करता है कि क्या ये रट्टा मार के तो नहीं आया है, आपने खाली रट्टा मारा। जैसे एग्जांपल में बता दूं कि जैसे कभी कभी पूछता है कि निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप तो सोचो यार माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि जो सबसे अधिक ऊंची है उसको निशान लगाना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसी तरीके से इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे देता है 181 नहीं देगा, 180 दे देगा, और जब 180 नहीं देगा तो 179 भी दे देता है, 179। अच्छा 179 भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम ऐसे जब इसको बनाते जाते हैं तो यहाँ पर आगे एक पॉइंट बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिण ध्रुव भी हमारा एक अक्षांश रेखा ही माना जाता है, उत्तरी ध्रुव भी क्या माना जाएगा, एक अक्षांश रेखा माना जाएगा। तो जब हम उसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव न मानेंगे तो 2 रेखाएं कम हो जाएंगी, 2 रेखाएं कम होंगी तो 179 होगा। लेकिन अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसे पूछेगा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181 नहीं है ऑप्शन में, 180 है तो ये निशान लगाएंगे। अब दोनों नहीं है तो 179। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आए हैं, ऐसे आते रहते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब दोस्तों मैंने इसमें बताया था आपको कि सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी है, तो अब आप देखिए ना, ये गोला है, इस गोले में सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा। ये क्यों है? क्योंकि बिल्कुल पृथ्वी के मध्य में है। तो सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी हो जाएगी? भूमध्य रेखा, जिसको मैंने बोला था विषुवत रेखा, इसी को बोला था 0 अंश अक्षांश रेखा। तो सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे आता है कि सबसे छोटी अक्षांशी रेखा कहां पाई जाती है, कौन सी है, नहीं पाई जाता है, पूछती कहां पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव पे पाई जाएगी और दक्षिणी ध्रुव पे पाई जाएगी सबसे छोटी अक्षांशी रेखा, यानी कि ध्रुवों पर पाई जाती है। सबसे छोटी अक्षांशी रेखा क्या होती है? ध्रुवों पर पाई जाती है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब अगला जो बात करता है इस पे कि 2 अक्षांशों के बीच, यानी एक अक्षांश से लेकर दूसरे अक्षांश पर कितने किलोमीटर का अंतर होता है। किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या मीटर नहीं, किलोमीटर में, यह हमेशा याद रखिएगा। तो कितने किलोमीटर का? 111 किलोमीटर का अंतर होता है कहीं भी, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे गए 111 किलोमीटर, यहां से यहां गए 111 किलोमीटर। इसीलिए पूछता है 2 अक्षांशों के बीच क्रमागत दूरी, क्रमागत दूरी, ठीक है ना, याद रखिएगा। 2 अक्षांशों के बीच क्रमागत दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, यह हमेशा याद रखिएगा। 2 अक्षांशों के बीच की क्रमागत दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर।
अच्छा, आपको लगता है मैं बार बार दोहराता हूं, इस वजह से आप लोग कभी ऐसा मत सोचिए कि सब बार बार टाइम ले रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग के दिमाग में सेट हो जाए, ताकि भूलने ना पाए आप, और नहीं भूलेंगे। याद मत करिएगा, याद होगा, मैं कह रहा हूं याद होगा तो होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 111 किलोमीटर होगा। अच्छा, अब बताओ, अब आप समझो कि जब मैंने कहा कि सारी अक्षांश रेखाएं कल्पना किया गया है, काल्पनिक हैं, तो क्यों किया गया भाई? क्या फायदा है हमको इससे? ये जानना चाहते होगे ना क्यों? तो याद रखिएगा, जितने भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उन सब का उपयोग जो होता है, जैसे आप लोग स्काईमेट वेदर रिपोर्ट से चैनल देखते होंगे, या पहले से पता हो जाता है कि हुदहुद तूफान आने वाला है, विलिस तूफान आने वाला है, ये तूफान आने वाला है। कैसे बताते हैं? इसी अक्षांश रेखा का उपयोग करके, प्रयोग करके मौसम, जलवायु, तापमान का निर्धारण किया जाता है। उसी बेस पे हमको 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता पहले बता दिया जाता है कि फला जगह से चक्रवात उठ रहा है, वो धीरे धीरे हमारे देश को आके टकराएगा। ठीक है ना? इसलिए इसका नाम पहले, इसीलिए इसका यूज किया जाता है अक्षांश रेखाओं का। अब याद रखिएगा, ये सारी चीजें हम अक्षांश रेखाओं के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब जितने क्वेश्चन थे मैंने बता दिया, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, और इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया अक्षांश रेखा। अब आते हैं, बात करते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से कुछ क्वेश्चन आते हैं, मगर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जिसका नाम आपने सुना होगा, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, है ना? क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। पहले हम बात करते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जिसको हम बहुत पहले पढ़ते थे जब कक्षा 6, 7, 8 में, तो कहते थे खड़ी रेखा को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। यानी कि टीचर हमारे पढ़ा देते थे कि देखो बेटा, खड़ी रेखा को देशांतर रेखा, पड़ी रेखा को, सोई हुई रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। लेकिन अब ऐसे परिभाषा नहीं आता, परिभाषा थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यानी 2 ध्रुवों को मिलाने वाली, एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, 2 ध्रुवों को, केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। देखो दोस्तों, ये है ना? मिला रहा है 2 ध्रुवों को, ये 2 ध्रुवों को मिला रहा है, यानी एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। लाओ इसे पहले मिला ही लिया जाए। आप लोग मेरे साथ मिलाते जाइए और बनाते जाइएगा। याद रखिएगा, ग्लोब में इतने पे ही कंप्लीट नहीं करूंगा, आगे चल के जब मैं कटिबंध पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा, फिर दिन रात कैसे होते हैं उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। लेकिन छोटा छोटा पढ़ते जाइए ताकि आप लोग को याद होता जाए। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, बल्कि आपके मेमोरी लेवल को बढ़ाना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, ये हो गया हमारा देशांतर रेखा। अब ये हमारी पृथ्वी है, देशांतर रेखा। अच्छा, देशांतर रेखा से एक चीज और कभी याद रखिएगा, जब भी कभी पूछेगा, समय का निर्धारण किन रेखाओं से होता है? लिख देता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। देशांतर, देशों के समय में अंतर, ऐसे समझिएगा, देशों के समय में अंतर। यही रेखा बताता है कि हमारे यहाँ अगर 5 बज रहा है तो अमेरिका में कितना बजता है, हमारे यहाँ 10 बज रहा है तो पाकिस्तान में कितना बजेगा, हमारे यहाँ 5 बज रहा है तो ये जो है इंग्लैंड में कितना बजेगा। यही रेखा बताता है। कैसे बताता है? मैं एकदम बिल्कुल सिंपल मैं वही बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा की परिभाषा याद रखिएगा, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। दोस्तों देखिएगा, अब ये याद रखिएगा, ये सारी रेखाएं, जैसे मैंने अक्षांश को बताया कि सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। लेकिन इसमें सारी अक्षांशी रेखा बराबर, सारे देशांतर रेखा अपने आप में सब बराबर हैं। क्योंकि कोई गोला ले लीजिए, उसको ऊपर से गोला खींचते जाइए, एक दूसरे देखिए ना, एक दूसरे को काट रहा है, कोई अलग तो है नहीं, इसका मतलब सारी रेखाएं बराबर है। तो हमेशा देशांतर रेखा एक दूसरे के इक्वल रहता है, बराबर रहता है। इन सभी देशांतर रेखाओं को 180 अंश देशांतर रेखा भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? 180 अंश देशांतर रेखा। क्योंकि ये क्या करती है? देशांतर रेखा हर जगह से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्व से पश्चिम। कैसे बांटती है? पूर्व से पश्चिम। तो जब कभी अक्षांश रेखा का क्वेश्चन आता है तो क्या कहता है कि पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो हम बताते हैं भूमध्य रेखा। लेकिन जब पूछेगा पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो सिर्फ देशांतर रेखा, नाम नहीं, सिर्फ देशांतर रेखा। क्योंकि वो यहां से भी बांटेगा, यहां से भी बांटेगा, यहां से भी बांटेगी। ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं। देखिए, देशांतर रेखा, ये देखिए 0 देशांतर रेखा है जिसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रीनविच लाइन? क्योंकि यहीं पे एक देश है जिसका नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है लंदन। लंदन का एक छोटा शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। इसीलिए कहा जाता है ग्रीनविच, क्योंकि ये उसी से होकर गुजरती है।
ये लाइन क्या करते हैं, उसी से होकर गुजरती है, इस वजह से इसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। तो यहां से हमारा देश कहां स्थित है, देखिएगा, ऐसा समझिएगा, ये मेरा भारत है, हमारा देश भारत है। अब समझिएगा, जब ये ग्रीनविच मीन टाइम, हम ये क्या कहते हैं कि ग्रीनविच लाइन से हमारा भारत क्या है 5.5 घंटे का अंतर होता है। वो अंतर कैसे निकाला जाता है, समझिएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का अंतर होता है। यानी हमारी पृथ्वी जब एक देशांतर घूमती है तो कितना मिनट लेता है, 4 मिनट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब जब 4 मिनट लेता है तो आपको यह पता है कि हमारी पृथ्वी का पूरा एंगल कितना होता है, 360। जैसे हम कहते हैं ना कि एक गोले का पूरी एंगल कितनी होती है, तो वो 360 बताया जाता है। अगर हम ऐसे करके एक बार घूम गए तो कितना घूमे, 360 डिग्री घूमे। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये 360 डिग्री है यानी कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो ध्यान दीजिएगा, तो 360 डिग्री जब घूमेगी तो 4 में 0 का गुणा कर दिए कितना हो जाएगा, 0, 4 छक 24, 4 तिहाई 12, यानी 1440 मिनट। दोस्तों अब 1440 मिनट को जब घंटा में परिवर्तन करेंगे तो कितना आ जाएगा, घंटा, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 24 घंटे। देखें क्या आ गया, इसका मतलब यह बता रहा है कि 1 डिग्री घूमने में, जब एक देशांतर हमारी पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है। उस हिसाब से देखा जाए तो जब 360 डिग्री पूरी घूम जाएगी तो कितना समय लेगा, 24 घंटा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है कि रात से दिन हो गया। यानी रात दिन कितने घंटे में होती है, 24 घंटे में, है ना, रात और दिन 24 घंटे में होती है। इस तरीके से हो गया। अब हमारे भारत में जो मानक समय रेखा है, हमारे भारत में जो मानक समय है वो कितना है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। क्योंकि हमारा भारत कहाँ स्थित है, पूर्व में स्थित है। अब भारत का समय निकालना होगा कि ग्रीनविच से कितने समय पहले या कितने समय का अंतर है दोनों का, ग्रीनविच से और हमारे भारत के बीच में। तो देखिएगा 82 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 330 मिनट, है ना, 330 मिनट। 330 मिनट को घंटे में परिवर्तित करेंगे या परिवर्तन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। कितना हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। यानी हमारा जो भारत है वो लंदन से 5.5 घंटा आगे है। हमारे भारत में अगर सुबह 5 बजे सूरज निकलता है तो यहाँ निकलेगा 10:30 बजे दिन में, लेकिन वहाँ के हिसाब से वहाँ का भी सुबह होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। दोस्तों ये देशांतर रेखा ही ये बताता है कि दो देशों के मध्य कितने देरी का अंतर है या कितने समय का अंतर है। एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, उससे आप कैलकुलेशन करिएगा। क्योंकि आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे और समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इतना मैथ तो आता रहेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, और जोड़ घटाना गुणा भाग ही इसमें करना है। दिखाते हैं कैसे। मान लिया कनाडा कहाँ पे है, इधर है, यानी पश्चिमी देशांतर भी स्थित है। कनाडा जो मानक समय है वो कितना है, 60 देशांतर है, यानी 60 पश्चिमी देशांतर है, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। जब पश्चिमी देशांतर है तब भी 4 का ही गुणा करना पड़ेगा। जब 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1-2 देशांतर में तो 4 मिनट का अंतर मैंने बता दिया पहले, उल्टा से मत करिएगा। तो 4 × 6 = 24, यानी 240 मिनट। 240 मिनट यानी कि लंदन से यहाँ के बीच के समय के अंतर कितना होगा, 240 मिनट। 240 मिनट को अगर घंटे में परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 4 = 24, कितना आ जाएगा, 4 घंटे। यानी यहाँ से बीच की, जब लंदन से कनाडा के बीच में 4 घंटे का अंतर होगा तो वहीं लंदन से भारत के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। तो कनाडा और भारत के बीच में कितने समय का अंतर हो जाएगा, तो 4 घंटा ये और 5 घंटा 30 मिनट ये मिला के कितना हो जाएगा, 9 घंटा 30 मिनट, यानी 9.5 घंटे का अंतर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। देखिए मैंने पहले से इंडिकेट कर दिया है कि अगर जब मैंने बताया था आपको कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, लेकिन जब पूछेगा 2 देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी तो कितना बताएंगे, 111.32 किलोमीटर। याद रखिएगा 111.32 किलोमीटर होता है सबसे अधिकतम दूरी। यानी 2 देशांतरों के मध्य सबसे अधिकतम दूरी कितनी होगी, 111.32 किलोमीटर। वहीं जब ये पूछेगा कि 2 देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो क्या बताएंगे, 0 किलोमीटर। कितना होता है, 0 किलोमीटर। भाई जाहिर से बात है सारी लाइनें कहाँ जाके मिल जा रही हैं, ध्रुवों पर। सारी लाइन कहाँ मिल जा रही है, ध्रुवों पर। तो जाहिर सी बात है 0 किलोमीटर होगा। कभी कभी ऑप्शन दे देता है 111 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर,
या 0 किलोमीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा 0 किलोमीटर होता है दो देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी, है ना। दो देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 0 किलोमीटर। दोस्तों ये हमारे ग्लोब का एक छोटा सा टॉपिक मैं लेके आया था। दोस्तों अभी ये ग्लोब ऐसा मत सोचिए खत्म हो गया, क्योंकि अब धीरे धीरे ना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन के हिसाब से ही क्वेश्चन आता भी जा रहा है। उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध इसी ग्लोब से हम बताएंगे, समझाएंगे आपको। इसलिए ये चैप्टर आप याद रखिएगा। इसी के आगे हम फिर आगे वाला जो चैप्टर लेके आएंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे लेके आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप पे लेके आएंगे। मगर इसके बारे में जब एक आध दो लेक्चर दे देंगे तो फिर आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा इसके लिए। और आपको हफ्ते में 4-5 लेक्चर हम देते रहेंगे ज्योग्राफी का, उसके बाद इकोनॉमिक्स का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर करना ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।